अब की बार किसकी सरकार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वीवीआईपी सीट्स के एग्जिट पोल की और इस एक घंटे में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अमेठी में राहुल गांधी का क्या होगा, रायबरेली में सोनिया गांधी जीतेंगी तो कितने बड़े मार्जिन के साथ वो जीतेंगी और वाराणसी में क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम चीजों पर बात होगी। हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटों का क्या हाल है, कौन जीतने वाला है, कौन पीछे रह सकता है, इन तमाम बात पर बहस होगी और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर महागठबंधन चला तो कितना चला और इसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए कितनी कारगर साबित हुई। अजय, सबसे पहले शुरुआत कहां से करें, अमेठी से या रायबरेली? भाई दो ही जगह है, अमेठी रायबरेली कीजिए या वाराणसी। वाराणसी में तो लगभग एक तरह से तय ही है और अमेठी में भी एक तरह से तय ही माना जा सकता है क्योंकि वहां से जो फील मुझे मिला था। लेकिन हिमानी बताएं क्या सीन है? बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर अमेठी की बात सुन के मुस्कुरा रही हैं आप, अमेठी की बात सुन के मुस्कुराई क्यों, सबसे पहले ये बताइए। नहीं, मैं बस आपके विश्लेषण पर यहाँ पर कह रही थी और जिस तरह से आप दोनों के दोनों यहाँ पर कह रहे मुस्कुरा रही थी कि कभी सास भी बहू थी। आगे बताइए। जी, लेकिन चलिए हम यहाँ पर अमेठी की सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट्स जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ से चुनावी मैदान में है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उधर बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी। जिस तरह से अजय जी ने यहाँ पर कहा क्योंकि सास भी कहू भी बहू थी, हमने देखा था प्रियंका चतुर्वेदी ने किस तरह से आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाकर लगाए थे। लेकिन दो जगहों से लड़ रहे हैं इस बार, एक उसमें से अमेठी भी है और वायनाड भी है केरल की। लेकिन फिलहाल तो अमेठी की अगर बात करें तो ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर रायबरेली सीट की। तो यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी यहां से चुनावी मैदान में है और उनके खिलाफ यहां ताल ठोक रहे बीजेपी की ओर से दिनेश प्रताप सिंह। कितने मार्जिन से जीतती हैं, क्या होता है, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि यही दो सीट यहां से हैं जो कि कांग्रेस की जो कि जीतेंगी, लेकिन कितने मार्जिन से जीतेंगी ये यहां पर देखने वाली बात होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर बात कर लेते हैं लखनऊ सीट की जहां से चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह और वहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से पूनम सिन्हा चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की ओर से प्रमोद कृष्णम चुनावी मैदान में है। और लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस रार देखी गई इस सीट को लेकर क्योंकि प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी धर्म का पालन नहीं किया है क्योंकि उनकी धर्मपत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी की ओर से यहां चुनावी मैदान में है। हालांकि ये सीट जो है वो बीजेपी जीतती नजर आ रही है, यानी कि राजनाथ सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मथुरा सीट की यहां पर बात कर लेते हैं। तो हेमा मालिनी यहां से एक बार फिर से बीजेपी की ओर से चुनावी ताल ठोक रही हैं और उधर आरएलडी की ओर से कुंवर नरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं जो मुकाबला जीतती हुई नजर आ रही हैं ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी। चाहूंगा मैं एक कमेंट इसमें देना चाहूंगा कि अमेठी रायबरेली के बाद आप जो लखनऊ आई है, अमेठी रायबरेली बाकी सीटों से अलग इसलिए है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं एक तरफा समर्थन दिया और उस समर्थन के बाद जो समीकरण थे वहां पर जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगर आप अमेठी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत दमखम लगाया था। मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मियां अब्दुल साल कांग्रेस से और अमित जमाई कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहसिन रजा साहब, अगर हम अमेठी की बात करें, स्मृति ईरानी 5 साल से लगातार वहां काम करती रही, उसके बावजूद अगर आज अमेठी के गढ़ में सेंध न लग पाती है जैसा कि हमारा एग्जिट पोल कहता है, हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए 23 तारीख को, लेकिन फिर भी अभी तो यही लगता है कि अमेठी का गढ़ मजबूत है, किला मजबूत है। आपकी कोशिशें बहुत फलित नहीं हुई, अमित शाह का रोड शो भी काम ना आया। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, मैं वहां से प्रभारी मंत्री हूं और मैं पिछले 2 साल से लगातार अमेठी में ही बना हुआ था और पीछे बार बार हमारी स्मृति ईरानी जी भी आ रही थी और वहां पर जो केंद्र की योजनाएं थी उनको हमने जमीन पर उतारा है। पहली बार राहुल गांधी को खुद अपनी जमीन खिसकती दिखाई दी है, इसीलिए बीच से देखिए, पहले नहीं, उन्होंने चुनाव डिक्लेयर होने से पहले अगर अनाउंस किया होता कि हम 2 जगह से लड़ रहे हैं तो इस पर नहीं होता था। हाँ, लोग लड़ते हैं 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, 3 जगह से लड़ते हैं। रजा साहब, ये तो आप विपक्ष की स्ट्रैटेजी कैसे तय करना चाहते हैं पहले से, कि आप बता दीजिए क्या करने वाले हैं, फिर हम बताएंगे। आपने स्मृति ईरानी को 5 साल वहां पर रखा और स्मृति ईरानी लगातार वहां पर रही हैं। प्रियंका गांधी ने उन्हें बाहरी का तगमा भी दे दिया कि भाई 4 दिन के लिए लोग आते हैं, जूते पटवाते हैं और चले जाते हैं। नहीं, देखिए, अगर ये सच्चाई कही जाए तो फिर मैंने भी यही बात कही थी कि साइबेरियन पक्षी की तरह लोग आते हैं वहां पर,
पिकनिक मनाकर चले जाते हैं, मौसम चला जाता है, मौसम के साथ निकल जाते हैं। लेकिन स्मृति जी लगातार वहां पर उन्होंने काम किया, जमीनी काम किया। जो योजनाएं थी केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, पहली बार अमेठी में 6 लाख लाभार्थियों को सीधी योजनाओं का लाभ साहब मिला। मीम अफजल चाहे इतना किसी मुस्कुरा को रहे हैं कि हम उज्ज्वला क्या योजना कहें। मिली हो, मीम चाहे साहब आपकी ग्रामीण मुस्कुराहट विकास क्या योजना निकाल रही है? जी, अच्छा, मैं हाँ, मीम बोलिए। अफजल साहब से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। मीम अफजल साहब, आप ये 2 सीटें जरूर मेरी जीत बात जाएं, पूरी हो लेकिन जाए। मोहसिन साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि मीम अफजल साहब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं इस जीत के इंडिकेशंस को देख के। लेकिन मेरा सीधा सवाल मीम अफजल साहब आपसे है, और सवाल यह है कि आप भले से वहां पर जीत जाएं, लेकिन अमेठी और रायबरेली के अंदर जो हालात हैं, जिस तरीके से वहां पर लोग बेसिक चीजों के लिए मोहताज हैं, बिजली, सड़क, पानी, शौचालय, साथ ही साथ आप अगर बात करें शिक्षा की, सड़कों की और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या कारण है कि गांधी परिवार का इलाका होने के बावजूद वहां पर अपेक्षित विकास नहीं हुआ? इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। देखिए, इस सिलसिले में बहुत बार बताया जा चुका है। मेरे पास तो पूरी लिस्ट नहीं है इस वक्त, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था आपका ये सवाल आएगा, वरना मैं पूरी लिस्ट बनाकर आपको पेश करता कि वहाँ क्या क्या हुआ है। लेकिन एक बात तो आपको याद होगी कि जो स्कीम्स वहाँ पर बनाई गई थी हमारे दौर में, वो इन स्कीम्स को भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। जिसमें रोज़गार देने की एक बड़ी स्कीम थी, वहाँ पर जो एक तरह से प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात थी, वो बंद कर दिया गया। तो इस सरकार ने जाकर वहाँ काम नहीं किया, काम रुकवाया है। और जो स्मृति ईरानी जी का है, मोहसिन भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं उनसे पूछूंगा एक रात कोई बता दें स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में गुजारी हो पिछले 5 साल के अंदर। एक बार भी नहीं। वो सुबह जाती थी, आप किसी को साइबेरियन पक्षी बोल रहे हैं, कैसी बात मैं कर रहे समझता हैं हूँ कि जो सुबह को जाए शाम को घर को आ जाए। 5 सालों से लगातार स्मृति जी वहां दिख रही थी और कोई नहीं दिख रहा था। उनका कहना है एक भी रात नहीं गुजारी, अमेठी जाती थी वापस लखनऊ, ये कह रहे हैं वो। नहीं आप अच्छा कोई एक रात बता दें, ये कोई एक तारीख बता दें कि वो जब रुकी हो। आज इस मीडिया के दौर में आप पार्लियामेंट का मेंबर मैं भी रहा हूं, ये बात और आप भी मंत्री रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर रुकते हैं नहीं प्रियंका जी रुकते कितना रुकी, राहुल गांधी जी कितना रुके? नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं स्मृति जी कितना रुकी, ये बताइए मोहसिन साहब, स्मृति जी कितना रुकी, स्मृति जी कितना रुकी है बताइए। अभी स्मृति जी 36-37 बार गई 5 सालों में, और अभी लगातार 1.5 महीने से वहीं कैंप कर रही थी। अच्छा रजा साहब अब जरा मुद्दे पर आते हैं। चाहे कौन कितनी बार गया और क्या नहीं हुआ इसकी बात अलग है, लेकिन यह तो बताइए कि आखिरकार ऐसा क्या है अमेठी में कि किसी भी 35 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति से आप बात कीजिए, वो कहता है अगर आज हमने गांधी परिवार को यहां वोट नहीं दिया तो कल ना तो स्मृति ईरानी दिखाई देगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता। आज यहां राहुल गांधी की वजह से लोग आते हैं। इस भावना को क्या आप वहां से वाकई में निकाल सकते हैं? नहीं अजय जी, देखिए इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं जी। और वहां की जनता ने चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और स्मृति जी को उन्होंने दीदी का खिताब दिया। वहां की जनता ने इतना प्यार दिया। और एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात और कह लूं, आप बात फिर बाद में सवाल करिएगा। बिल्कुल। अभी मीम साहब बैठे हैं, उनसे पूछिएगा, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस नहीं था, वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस नहीं था, वहां पे सीडीओ का ऑफिस नहीं था, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी। और 15 साल से राहुल गांधी जी वहां पर प्रधानमंत्री। अच्छा रजा साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, और 2 साल आपकी सरकार को 2 साल अभी पूरे हुए हैं, सब खत्म कर दिया। रजा साहब आपकी सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। सत्ता संभालने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2 महीने के भीतर पूरे राज्य की हर सड़कों को हम ठीक कर देंगे। आज भी अमेठी की मेन सड़क को छोड़कर बाकी सड़क पर गाड़ी अगर आप चला लें तो कमर का कमरा ना बन जाए तो बताइए, तो क्या अमेठी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? देखिए वहां का तो इतना, वहां सही कहा आपने, वहां का तो इतना नरक कर दिया। सड़कें राज्य सरकार बनाती है ना, बहुत सुधारा। अब तो जाकर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर भाई तो मैं आपसे पूछ रहा हूं राज साहब, सड़कें राज्य सरकार बनाती है, कोई सांसद निधि से नहीं बनता। हमको जीत मिल रही है, हम इसीलिए जीतने जा रहे हैं।
चलिए मीम साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आखिरकार ऐसी क्या वजह है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और लगातार उत्तर प्रदेश में आपके पैर उखड़ चुके हैं, इसलिए आप चाहे कुछ भी कर लें? भाई सांसद निधि से आप कर क्या सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि सांसद निधि से कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि मैं उसकी तैयारी करके नहीं आया हूँ इस वक्त। मुझे चूँकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में नहीं बता सकता मैं क्या डेवलपमेंट हुआ जी, लेकिन राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में लगातार हमने बताया कि वहाँ उन्होंने क्या क्या काम किए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मोदी जी की सरकार आने के बाद और योगी जी की सरकार आने के बाद जो प्लान्स थे उन सबको जो है रद्द कर दिया गया, उनको सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अमेठी वालों को उससे एक तरह से वंचित करने का काम किया गया। और ये बात जो मैं कहता हूँ, ये 2 साल की बात कर रहे हैं मीम साहब, ईरानी जी, ये 2 साल की बात कर रहे हैं आप। 13 साल सरकार में रहे, मैं 13 साल आप सरकार में रहे, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप 2 साल की और 13 साल से तुलना कर रहे हैं? मोहसिन साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मीम अफजल साहब, यूपीए 1 और यूपीए 1 और यूपीए 2 में रायबरेली और अमेठी को क्या मिला? कुछ एग्जीक्यूट हो पाया ग्राउंड पे? सिर्फ घोषणाओं के सिवा कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। वहाँ बहुत काम हुआ है। अब डिटेल्स मैंने कहा कि मैं आपको 7 डिटेल लेकर के नहीं आया हूँ, इसलिए इसको मैं बड़े अदब से मीम साहब मैं कहना चाहूंगा अमेठी और रायबरेली में लेकिन लगातार हमारे प्रवक्ताओं ने ये बात बताई है। मीम साहब, आज दीपक की इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैं पहली बार अमेठी गया था 1998 में और उसके बाद से लगातार अमेठी जाता रहा हूं और यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि उस अमेठी में तब तक तब्दीली नहीं आई जब तक कि 2009 के चुनाव नहीं हुए। और 2009 से लेकर भी आप 2014 के चुनाव के बीच की बात करें तब भी अमेठी में कोई खास फर्क नहीं आया था। 10 साल की केंद्र की सरकार के बाद भी, मनमोहन सिंह की सरकार के बाद भी अमेठी में सड़कें नहीं थी, खाना नहीं मिलता था। रायबरेली ना पहुंचो तो अमेठी में खाना नहीं मिलता था। इससे बदहाल क्या स्थिति हो सकती है मीम साहब? देखिए अजय जी, जो आप बात कर रहे हैं, जब आप एज एक रिपोर्टर की हैसियत से विजिट करते हैं तो इन सब चीज़ों पर आप तवज्जो ज़रूर देते हैं, लेकिन जो लोकल परिस्थितियाँ होती हैं उसके अंदर आप बिहार में चले जाइए। अब जो आज से 20 साल पहले मैं बिहार के जब बहुत सारी जगहों पर जाता था, वहाँ डिफरेंट पोजीशन होती थी, आज अलहदा कुछ नजर आता है। बहुत से इलाके वहाँ भी ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन मैं इतना, वीवीआईपी सीट की बात कर रहे हैं, वीवीआईपी सीट को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप अभी बिहार में भी आपका सुपड़ा साफ हो गया, बिहार में भी आप हार गए, आप बिहार में भी हार चुके हैं। मीम भाई, अफजल भाई, आप इतना कर लीजिए। अच्छा चलिए, अमेठी के बारे में राज साहब आइए जरा हम समाजवादी पार्टी के गढ़ की सीटों की बात भी कर लेते हैं। मैं समझ चाहता हूं आपको बीच में हम लोग रोक रहे हैं। बीच में आप टोका टाकी करने का शौक है तो आप पूरा कर लें उसको, आप तकरीर कर लें, मैं खामोश बैठता हूं। नहीं, आप खामोश मत बैठिए साहब। तकरीर दोनों की चलेगी, तकरीर दोनों की चलेगी, लेकिन अब हम उन इलाकों की तरफ चलते हैं, उन सीट्स की तरफ चलते हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन सीटों का क्या हाल है सीधे समझते हैं हिमानी से। हिमानी, क्या होने वाला है? साइकिल चलेगी इन सीटों पर या नहीं चलेगी? साइकिल चलेगी नहीं चलेगी ये तो हम बात करेंगे। सबसे पहले उसमें हम बात कर लेते हैं रामपुर की, क्योंकि यहाँ पुरानी अदावत देखने को मिल रही है और जिस तरह से इन चुनावों में हमने देखा कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल हिंसा में जला, तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में रामपुर एक ऐसी जगह जहां से हमने देखा कि आपत्तिजनक टिप्पणियां जिस तरह से की गई जयाप्रदा के बीच में और आजम खान के बीच में, सारी हदें यहां पर पार कर दी गई। बल्कि आजम खान का तो पूरा परिवार जो है, उनका बेटा जो है, वो भी टिप्पणी करता हुआ नजर आया जयाप्रदा पर। यहां से आजम खान जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और मुलायम सिंह यादव के दबदबे वाली ये सीट है। उनके खिलाफ बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। और निरहुआ इतने बड़बोले हैं कि वो तो ये कहते हैं कि भगवान का लिखा हुआ भी वो मिटा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव हालांकि यहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्नौज हम चलते हैं, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ बीजेपी के सुब्रत पाठक जो हैं वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। डिंपल यादव जीत रही हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे इसलिए आश्चर्य होता है क्योंकि पिछली बार उनको खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। मार्जिन कितना होगा ये यहां पर देखने वाली बात होगी कि डिंपल यादव कितने
मार्जिन से जीतती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात यहां पर कर लेते हैं मैनपुरी की कि यहां पर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यहां से खुद नेताजी चुनावी मैदान में है और यह भी कहते हुए वो नजर आए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब मायावती भी उनके साथ थी, कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा आप मुझे मतलब वोटों से जिताना। तो यहां जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कितना मार्जिन होगा यहां पर ये देखने वाली बात भी होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर की यहां पर बात कर लेते हैं, जहां से रवि किशन बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है, राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि किस तरह से वापस इसको पाएं, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से ये सीट निकल गई थी। हालांकि रवि किशन जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय जी, दीपक जी, सीधे चलते हैं अमिक जमाई के पास। अमिक, ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि साइकिल और हाथी दोनों साथ साथ नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि ना तो हाथी साइकिल पर बैठ सकता है और ना ही हाथी पर बैठकर साइकिल चल सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपका ये जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है उत्तर प्रदेश में, वो फेल होने जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? दीपक भाई, उससे पहले सबसे मोटी बात जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने बोली थी, उन्होंने कहा था कि 2019 में भाजपा जो है वो 70+ करने जा रही है। तो मैं देख रहा था कि ये जितने भी रुझान अभी आपके सामने आए हैं जी, कोई भी रुझान इनको 70+ नहीं बता रहा है। तो अगर आप रुझान पे खुश होने की बात कर लें तो ये तो बहुत बड़ी हार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मशरूम खा के ग्लो बना था, चेहरा अच्छा हो गया था, वो आजकल बड़ा मुरझा गए हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हार रही है और गठबंधन, हमें किसी रुझान से हमें कोई मतलब नहीं है। इवन जो एबीपी का निल्सन का है वो हमारे पक्ष में है, उसके बावजूद हम खुश नहीं। उससे हम खुश दीपक भाई इसलिए नहीं है क्योंकि गठबंधन इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन अकेले 70+ करने जा रहा है। आप बताइए, मुख्यमंत्री योगी जी हार गए गोरखपुर में। जमाई साहब, मुख्यमंत्री योगी जी जो इनके नए कैंडिडेट हैं, रवि किशन जी करेगा, ये आपके मुंगेरी लाल के रवि किशन जी के नामांकन में नहीं गए। अमित जमाई साहब, 70+ गठबंधन अगर हासिल कर लेता है, अजय भाई जी, अजय भाई जी, अजय भाई ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवि किशन के नामांकन में नहीं गए तो जनता में क्या मैसेज गया? जनता में सीधे मैसेज है कि जो मठ रवि किशन के साथ नहीं खड़ा है। रवि किशन की सीट तो निकल रही है, कम से कम हमारे एग्जिट पोल के आधार पर तो यही आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते अभी के वहां पर कोई दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। और योगी आदित्यनाथ ने जितनी सभाएं की हैं, जितनी उनके डिमांड रही है बीजेपी के हिसाब से, आप नहीं कह सकते कि वहां पर स्थिति बहुत खराब बनती दिख रही है। लेकिन इसी सवाल को मोहसिन रजा के पास ले चलते हैं। मोहसिन रजा जी, ये बताइए, अमित का दावा है कि 70+ महागठबंधन लेगा, तो 10 सीटों के साथ आप खुश हो जाइए। अमित जमाई ने तो अपना वर्डिक्ट 23 तारीख का आज ही दे दिया। मोहसिन साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, विपक्ष ऐसा बच्चों की तरह जिद कर रहा है। जब चुनाव शुरू हुए इलेक्शन, तब से लेके और अब तो एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, अब तो 23 को फैसला भी आएगा, लेकिन ऐसी बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। हमें एक शेर याद आ रहा है खुमार बाराबंकी का, कि ये खाली गठबंधन पर मैं कहना चाहता हूं, मायावती जी और अखिलेश जी के गठबंधन पर एक शेर याद आ रहा है कि वो हमें भुला बैठे, दो गुनहगार जहर खा बैठे। ऐसा गठबंधन कर लिया इन्होंने कि अब आपस में समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या, जाए तो दो गुनहगार तो जहर खा रहे हैं। पोल आ रहा है। लेकिन मैं आपके पार्टी अध्यक्ष का उस बयान को आपके सामने रखना चाहता हूं। न्यूज नेशन से साक्षात्कार के समय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था 74 से 1 कम नहीं, 74 की 76 हो सकती है। अजय, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उनका बयान आज भी सही होगा? क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल 70+ तो आपको नहीं दे रहा। 23 तारीख को आने दीजिए ना, हम अभी 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं ना। हम तो 23 के इंतजार में बैठे हैं। एक तरफ आप हैं जो 70+ कहते हैं, एक तरफ जमाई साहब हैं जो 70+ कहते हैं। भाई 10 सीटें आप लोग सब छोड़ क्यों देते हैं? 80-80 बोल दीजिए ना। अच्छा मोहसिन भाई, आप बता दो कितनी सीटें आपकी आ रही है? अच्छी सी कहावत होती है जब हम लोग गांव में। जी अजय जी, मैं कुछ बोलूं? मैं आ रहा हूं सर आपके पास भी। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं जी। हम तो ये कह रहे हैं हम 74 पर जा रहे हैं, हम 74 पर जा रहे हैं। अमेठी हम जीत रहे हैं, इसलिए 74 हो रही है हमारी। चलिए, याद रखेंगे आपको। मीम अफजल साहब के पास चलते हैं। मीम अफजल साहब, मुझे ये बताइए, आप मुस्कुरा तो बड़े रहे हैं,
पर 2 सीट के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो 80 में ना आप 3 में है ना 13 में है। इस मुस्कुराहट का क्या करेंगे? देखिए, मुस्कुराहट तो इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। ये तो कुदरत की देन है, आप बेफिक्र रहिए। हम किसी बुरे वक्त से नहीं घबराते और अच्छे वक्त में ज़्यादा नहीं मुस्कुराते, लेकिन हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। अभी मौसम साहब चूंकि लखनऊ के हैं, उन्होंने एक शेर सुनाया नहीं है कि और वो बड़े दावे किए। विपक्ष को मेरा तबसरा भी सुन लीजिए दोनों के दावे पर। एक सेकंड कुछ बोल रहे हैं दोनों के जी बोल प्लीज। दोनों के दावे पर जी मेरा कमेंट सुन लीजिए कि मुझे दोनों का ही दावा ठीक नहीं लग रहा। और एक शेर मैं सुना देता हूँ, वो अमीर जामई के लिए भी है, इनके लिए भी है जी। जो भी लफ्ज़ मुंह से निकालिए ज़रा सोच कर निकालिए, जो भी लफ्ज़ मुंह से निकालिए ज़रा सोच कर निकालिए, जिसे बोलते ज़बां से हम उसे तोलता कोई और है। इसलिए ज़रा इसका ध्यान रखें कि जो आप बोल रहे हैं उसको तोलने वाले 2 तो यहाँ बैठे ही हैं और आगे भी तोलेंगे 23 को। चलिए, उस वक्त जरा दिक्कत हो जाएगी। दाद देते देते कहीं हम थक ना जाएं। साहब मुझे लगता है आप भी शेर तैयार रख लीजिए अब। और तोलेंगे तो 125 करोड़ लोग। मीम अफजल साहब, हम दोनों ही नहीं तोलेंगे तो इस देश के 125 करोड़ लोग जिन्होंने इस प्रजातंत्र को बनाया है। जी प्लीज उमा जी प्लीज, एक सवाल आपके लिए। छोटी सी बात कहकर वो तो तोल चुके हैं। अच्छा चलिए, तो तोल करके अभी उमा जी एक सवाल आपके लिए रख रहे हैं। उमा साहब प्लीज, में बंद कर चुके हैं। एक छोटी सी बात देखिए कि आप बड़ी पार्टी थे, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, संसद में बड़ी पार्टी थी, संसद के दोनों सदनों में। मीम साहब आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये अपोजिशन की खास तौर पर कांग्रेस की एक सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये जिम्मेदारी नहीं थी कि कैराना, फूलपुर और गोरखपुर ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उस स्क्रिप्ट को आप इस लोकसभा चुनाव तक ले जाते? देखिए, आप बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और मैं आपके बात का जवाब सिर्फ एक लाइन में दूंगा। सियासत में ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा हो वो अंदर से वैसा ही हो, और जो अंदर से हो वो ज़रूरी नहीं है कि दिख रहा हो। बस इससे आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम और आंकड़े दिखाएं, अमित जमई साहब, ये एक लाइन आपके लिए है, इसका खुलासा आप करेंगे? जो दिख रहा है वैसा हो सही नहीं, जो अंदर है वो दिख रहा हो ये भी सही नहीं। अब जरा खुलासा कीजिए आप न्यूज़ नेशन पर। भाई, समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस के साथ क्या खिचड़ी पका रही है? देखिए मीम अफजल भाई हम लोगों के आदर्शों में रहे, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के देश के बड़े नेता हैं, इनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं जी। लेकिन देखिए, गठबंधन ने जो उत्तर प्रदेश में मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया, जी। ये जो रथ है श्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने इस देश को तबाह कर दिया। नहीं, आप फिर मुद्दे से गोल हो रहे हैं। ऐसे लाए, देखिए, आप फिर इसे भटका रहे हैं। लग जाएगा दोबारा देश को बनाने में। जमई साहब साफ गोई, क्या चल रहा है आपके और कांग्रेस को के बीच रोकने में गठबंधन ने एक बड़ा रोल प्ले किया, हम आपको ये बता रहे हैं। कांग्रेस का नाम साथ लीजिए ना, कांग्रेस कहीं नहीं है। गठबंधन और कांग्रेस दोनों ने बड़ा रोल साथ लिया, ये तो बोल दीजिए न्यूज़ नेशन पर। मीम अफजल साहब, देखिए, आप इनके लिए सम्मान की बात कर रहे हैं और अमित जमई कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस कुछ है ही नहीं। आप दोनों आपस में डिसाइड करिए कि आपके बीच कोई तारतम्य था या दोनों के बीच लव एंड हेट का रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन अभी वक्त है हिमानी के पास एक बार फिर से चलने का। हिमानी, आप ये बताइए कि आगे की सीटों पर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? जी, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर बागपत की, जो कि आरएलडी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर पिता की विरासत संभालने की जिम्मेदारी जो है जयंत चौधरी पर है। अजीत सिंह ने 2014 की हार के बाद अब ये जिम्मेदारी इन पर दी है। खुद वो मुजफ्फरनगर जा चुके हैं और ये सीट वो जीत दर्ज करते हुए भी इस सीट पर नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां से पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह चुनावी मैदान में है। बीजेपी की ओर से उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से सुरेश बंसल यहां पर चुनावी ताल ठोकते उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं और जनरल वीके सिंह इस सीट से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, जहां से महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है। बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं और उनके खिलाफ बीएसपी के सतबीर नागर
चुनावी मैदान में है। ये कहा जा रहा था जो ग्रामीण है वो खासे नाराज हैं महेश शर्मा से, लेकिन फिलहाल जिस तरह से वो जीतते यहाँ पर नजर आ रहे हैं उस तरह से लगता नहीं है कि वो नाराजगी यहाँ पर कुछ काम कर पाई है। अब कितना मार्जिन होगा, कितने वोट्स मिलेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा। तो आंकड़ों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यूपी की कौन सी वो हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट से कुछ ब्रेक से पहले हमने बात किया, लेकिन अब बात करते हैं सबसे हाई प्रोफाइल और हॉट सीट वाराणसी की, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। और मेरे ख्याल से बाकी कौन है या कौन नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अजय जी और दीपक जी, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता दूं कि समाजवादी पार्टी की ओर से शालिनी यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जहां पहले तेज बहादुर को उतारा गया था वो अलग एक विषय है, काफी विवाद उस पर भी हुआ था, रद्द हो गया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन यहां से कोई आप कह ही नहीं सकते कि कोई यहाँ पर और उनके आगे ठहरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीट जीतते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो मार्जिन भी बहुत ज्यादा होगा। अजय जी और दीपक जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, यहां पर शालिनी यादव कांग्रेस से आती हैं, समाजवादी पार्टी में उनको टिकट मिल जाता है। अजय राय बीजेपी से जाते हैं कांग्रेस में, उनको टिकट मिल जाता है। कांग्रेस नेशनल पार्टी एक अपना कैडर का उनके पास कैंडिडेट नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी, उसके बाद भी पीएम के खिलाफ एक कैंडिडेट नहीं है। क्या ये इन पार्टियों की पॉलिटिकल बैंकरप्सी है? निश्चित रूप से है। आप देखिए ना कि कांग्रेस के पास पिछले 25 साल में जो उनकी दूसरी पंक्ति के और तीसरी पंक्ति के जो नेता थे वो धीरे धीरे दाएं बाएं खिसकते रहे और दूसरी पार्टियों की झोली भरते रहे। अभी जो हम बात कर रहे थे कि गठबंधन में कांग्रेस से फासला क्या है, दरअसल पहले सबसे बड़ा कारण तो यह है कि गठबंधन भयभीत है कांग्रेस से। 25 वर्षों में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि देखिए अमेठी और रायबरेली पे जब भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारें रही, गाज गिरी है अमेठी और रायबरेली पर। ये लोग कांग्रेस से इतने भयभीत हैं, आज भले ही मायावती सोनिया गांधी से मिले या अखिलेश यादव राहुल गांधी से मिले, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आएंगे कांग्रेस से इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने चुराया है वोट बैंक कांग्रेस का। लेकिन ये बात मीम साहब नहीं बोल पाए। मीम साहब नहीं बोल पाए। मीम साहब हैं हमारे साथ। मीम साहब, ये सवाल एक बार फिर आप ही के सामने। दीपक ने जो मुद्दा उठाया वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज आप एक मजबूत वायबल उम्मीदवार वाराणसी से खड़ा ना कर पाए, ये क्या आपकी बड़ी कमजोरी नहीं है? और दूसरा सवाल जो अभी राजेश जी ने उठाया, क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के साथ आप तालमेल कर पिंगे भिड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल दूर हट वाली दृष्टि से देखते हैं? बड़ी अजीब स्थिति है आपकी। और इसमें अजय जी एक पॉइंट और ये भी है कि प्रियंका गांधी को 1 महीने तक प्रियंका गांधी का नाम उछालते रहे वो उम्मीदवार के तौर पर ही है। मुझे लगता है मीम साहब इसका जवाब दें। मीम साहब प्लीज। देखिए, प्रियंका जी का नाम उछालने में तो मीडिया ने अपना रोल अदा किया है। हमारी खुद राहुल जी ने कहा सस्पेंस कभी कभी अच्छा होता है, ये हमने नहीं कहा था, ये राहुल जी ने कहा था मीम अफजल साहब कि सस्पेंस कभी कभी अच्छा होता है प्रियंका जी के बारे में। लेकिन प्रियंका ने खुद कहा पार्टी कहेगी तो लड़ जाऊंगी। तो ये सस्पेंस अच्छा ही है ना, ये सस्पेंस अच्छा ही है। और मैं ये समझता हूँ कि सस्पेंस तो था ही, इसमें क्या गलती है? नहीं हुआ ये कि खोता बाहर निकली चुईया भी नहीं। कह रहे थे कि भय है, पुरानी कहावत है भय नहीं, वो जो आप भय की बात कर रहे थे जी, तो ये तो आप लोग फैसला करें कि किसको कहना है। एक तरफ आप बता रहे हैं कि हम लोग बहुत ही कमजोर हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि 2 पार्टियां हमसे मीम साहब चलिए, तो ये भी आप ही असेस कर लीजिए। तो पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, ऐसा हमारा क्यों कुछ है? कहना तो मुनासिब नहीं है। मीम साहब, ऐसा क्यों है कि आप एक कारगर मजबूत उम्मीदवार वाराणसी से नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? अपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। अजय राय पहले से वहां पर थे, आप डे 1 से अजय राय को मुकाबले में रखते, चलिए वो आपने नहीं किया, सस्पेंस बनाए रखा। क्या वजह है? आपको उम्मीदवार नहीं मिलते हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह सकता। पार्टी के जहन में अजय राय जी का ही नाम पहले से था और एक वो मजबूत उम्मीदवार है। उन्होंने पिछली बार भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था और इस बार भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे जी। और आप रिजल्ट देखेंगे जब वोट आएगा तो आपको पता है। मैं इतना कह सकता हूँ। अरे मीम अफजल साहब वो भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, अजय राय भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। मीम अफजल साहब आपको ये जानकारी होगी, जरूर देखना चाहिए।
मीम अफजल साहब वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के एक कमिटेड कार्यकर्ता रहे। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आया हुआ एक व्यक्ति मिला, आपके कैडर का कोई नहीं। ये आपकी पॉलिटिकल बैंकरप्सी है या नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आगे है, उसके बावजूद कांग्रेस के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, उस पर तो कोई एतराज नहीं है। उसके बारे में भी तो यही कहना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी होकर के 325 सीटें जिसके पास हैं, वो भी कांग्रेस के लोगों को टिकट देती है बुला करके। ये आरोप रजा तो साहब, इलेक्शन के अंदर ये जो चीजें आती हैं कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होती है। रजा साहब ये बात तो दम रखती है। आपको भी तृणमूल कांग्रेस को ढाना था तो मुकुल रॉय को लेकर आए और वो आते ही अब गंगा से पवित्र हो गए। नहीं, देखिए अजय जी, हमारे विचारों से प्रभावित होकर देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं लोग, और ये राजशाही से बाहर निकलना चाहने वाले लोग। कितनी अच्छी बात बोली मोहसिन रजा साहब, कितनी अच्छी बात बोली आपने। अभी तो गंगा जल गिर रहा है, अभी तो गंगा जल गिर रहा है। कितनी अच्छी बात बोली आपने। लोकतंत्र में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात बोली, मजा आ गया। रजा साहब आप भी इतना मुस्कुरा रहे हैं कि आपको पता है कि इस दलील में कोई दम नहीं है। अजय जी, मैं इनसे सवाल ये किया जाए कि जोशी साहब प्लीज। मैंने आपको कहा हम तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, पॉइंट गिवन सर, हमारी भारतीय जनता की पार्टी है। साहब पॉइंट गिवन। कांग्रेस नहीं है, सपा नहीं है, बसपा नहीं है, हमारी भारतीय जनता की पार्टी है। सही बात है, गंगोत्री यहीं से निकलती है। रजा साहब गंगोत्री यहीं से निकलती है। आप ये भी बोल दीजिए कि गंगोत्री यहीं से निकलती है, निकलती है ना गंगोत्री। आप ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी के दरवाजे के लिए खुले, क्या किसी अपराधी और महाभ्रष्टाचारी के लिए भी खुले? क्या ये क्या हो जाता है कि जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो आप वो पवित्र हो जाते हैं? मैंने कहा कोई छापे नहीं होते। नहीं अच्छे विचारों के लिए हमारे पास कोई आता है, उसको करना पड़ेगा। देखिए, जब वो ममता के साथ रहते हैं तब वो महाभ्रष्टाचारी होते हैं, करप्ट होते हैं, और जब आपके साथ आ जाते हैं तो निर्बल हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में जब आप दावा करते हैं आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, देश सशक्त हो रहा है। नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल देश का और उस विकास को लेकर अच्छा रजा साहब, टॉलरेंस की बात कर रहे हैं आप, करप्शन को लेकर के 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, तो फिर कैसे टॉलरेंस थे? अच्छा रजा साहब, इस पर स्वीकार करना। इन्होंने गंगोत्री बना रखी है, जो इनकी पार्टी में जाता है पहले वहां डुबकी लगाता है, पवित्र होता है, फिर बाहर निकलता है। ये बताइए ना, हेमंत विश्वास शर्मा को लेकर आपकी पार्टी क्या क्या नहीं कहती थी, यहाँ तक कि खुद आपके दीपक जी हमारी पार्टी में जो आता है उसके विचार पवित्र होते हैं। विचार अच्छा जमाई साहब, प्रभाव मिलता है। जमाई साहब चलिए, हरिद्वार से बहने वाली गंगा आज भारतीय जनता पार्टी से बह रही है। साफ सुथरे विचारों को देखकर आते हैं। अच्छा, हरिद्वार से बहने वाली गंगा आज भारतीय जनता पार्टी से बहने लगी है। भाई हरिद्वार तक आते आते पॉल्यूशन हो जाता है, तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा है। दीपक तो उसके पीछे जा रहे हैं। अमित जमाई साहब, गंगोत्री तो पवित्र हो गई, उसको पोल्यूशन कितना हो गया अभी तक साफ नहीं कर पाए। अमित जमाई साहब सर आइए जरा गंगा से बाहर निकलते हैं, गंगा तो मैली हो ही चुकी है। अमित जमाई साहब सर मैं क्षमा चाहता हूं, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वक्त जरा कम है। अमित जमाई साहब, समाजवादी पार्टी और बीएसपी आप दोनों मुलाकात भी कर रहे हैं। अखिलेश जी ने मुलाकात कर ली मायावती जी से, अभी भी आप लोग मुलाकात का दौर रख रहे हैं, सब कुछ तेज है। प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती जी का नाम भी आगे रखने में अखिलेश जी कहीं पीछे नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात बता दीजिए, खुदा ना खास्ता जो एग्जिट पोल्स हैं वही सही हो गए तो फिर अगर सीटें आ भी गई आपकी तो बेजा हो जाएंगी, फिर मायावती जी पर आप विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि आप उस अफवाह से अपने आप को वंचित तो नहीं रख पाए होंगे कि मायावती जी शायद पलट सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया साहब तो फिर आप क्या करेंगे? बेसिकली अजय भाई, उन लोगों को शक है बहन मायावती जी और मेरे नेता अखिलेश यादव जी के जो रिश्ते हैं, इन दोनों पार्टियों के जो बने हैं, दो विचारधाराओं के जो रिश्ते बने, उन लोगों को शक है जो बहुत ही हार्डकोर रेडिकल कास्टिस्ट लोग हैं।
वो ऐसा समझते हैं कि दोबारा, जैसे मरहूम अटल बिहारी साहब ने बोला था ना एक टीवी इंटरव्यू में कि कैसे उन्होंने कांटे से कांटा निकाला, तो वो जो नई पीढ़ी है ना मान्यवर काशीराम की और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की, वो नई पीढ़ी उस बात को, पॉलिटिक्स को समझ गई है। इसलिए ये एक वैचारिक तौर पे एक लंबी लड़ाई है और मैं बहुत छोटा हूं आप लोगों के सामने, लेकिन मैं आपको जमई साहब, तो क्या हम ये माने कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम इस गठबंधन को इसी शक्ल में देखेंगे? अजय भाई सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, 2019 हो या 22 हो जी, ये जो रिश्ता बना है वैचारिक रिश्ता, ये जिंदगी भर कायम रहेगा। और ये रिश्ता इसलिए बना है कि मोहसिन भाई की जो पार्टी है, घोर दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, संविधान विरोधी, इनको जमीन में गाड़ने के लिए हम लोग। अरे आदिवासी तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। अमित, आप ये भूल गए कि आदिवासी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, जिनकी विरोधी बता रहे हो योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी को। और कांग्रेस का क्या करेंगे? कांग्रेस को कहां रख रहे हैं जी? राष्ट्रीय नेता है, मैं आरएसएस का, बीजेपी का कैरेक्टर बता रहा हूं। नहीं, ठीक है अमित जमई साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं दीपक भाई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या करेंगे? 19 में तो साथ आपने नहीं लिया, गुपचुप कुछ बात है, लेकिन 22 के लिए साथ रखेंगे और हलक कर देंगे आप। ऊपर से राहुल गांधी जी ने प्रियंका जी को कह दिया है कि 2022 की तैयारी करो। 2019 से पहले ही प्रियंका गांधी अमेठी में बोलने लगी थी सबको कि आइए 2022 की तैयारी करते हैं। तो आपके लिए दूसरा चैलेंज तो कांग्रेस भी होने वाली है। दीपक भाई, ये देश, ये टू पार्टी सिस्टम का देश नहीं है ना कि दो ही दल रहेंगे, दो शहंशाह रहेंगे। ये मतलब हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, सभी को अपना राइट है लड़ने का, चुनाव लड़ने का। लेकिन सवाल सिर्फ आज ये है कि जो गांधी, अंबेडकर, लोहिया के मानने वाले लोग हैं और ये जो मोहसिन भाई बैठे हैं सावरकर, नाथूराम गोडसे को अपना वली मानने वाले, ये उनके बीच का लड़ाई है। अब बताओ मोहसिन भाई का हिम्मत नहीं होता है जब आपकी बात इसलिए हजम नहीं होती है, यूपीए सरकार को आपने कब समर्थन नहीं दिया, जरा बताइए। यूपीए सरकार को 10 साल में आपने कितनी बार समर्थन नहीं दिया? समर्थन देते हैं तो फिर कांग्रेस के साथ इतना परहेज क्यों करते हैं? कितने लाचार है मोहसिन भाई। मोहसिन भाई लाचार हैं आप, अमित जमई आपको लाचार कह रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, अब एक शेर सुन लीजिए जी। चलिए कभी सम्मेलन ही कर लेते हैं। सुन लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से मैं एक शेर गठबंधन को सुना दूं जी कि मुझको सम्मेलन कर लीजिए। अब एक शेर सुन लीजिए जी। मुझको शिकस्ते दिल का मजा याद आ गया, ये राहुल जी कह रहे हैं, मुझको शिकस्ते दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया? मैं आप तीनों को एक शेर सुनाता हूँ। अच्छा चलिए, तीनों को मैं एक शेर सुनाता हूँ। आज आपने दीपक को भी कवि बना दिया, कवि दीपक। आप तीनों के लिए ये कह रहा हूँ कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो आप तीनों इस बात को याद रखिएगा कि आप किसी से भी राजनीतिक दोस्ती करें, दुश्मन की राय जरूर लें, वरना पता नहीं पलट के कोई आदमी क्या बादल साहब पत्रकारों की राय भी ली जाए इसमें। एक शेर मैं भी सुना देता हूं। अरे दीपक जी, रामचरण सर भी कुछ सुना रहे हैं, रामचरण सर भी कुछ सुना रहे हैं। दीपक जी, एक शेर मैं भी सुना रहा हूं दोस्ती पर। एक शेर कभी हमने तुम्हें, अरे सुनिए मोहसिन भाई एक मिनट, मोहसिन भाई एक मिनट, रामचरण सर सुनाइए। मोमिन साहब का एक शेर सुन लीजिए। कभी हम में तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। दोस्ती पर हो जाए जी। चलिए दोस्ती पर आइए, आप लोगों को याद है। इरशाद रजा साहब, मैंने कहा कि मुझको एहसास न कुछ उनको खबर होती है जी, मुझको एहसास न कुछ उनको खबर होती है, जिंदगी यूं भी मोहब्बत में बसर होती है। क्या बात मैं है। आपको एक सुना देता हूँ, मैं आपको एक सुना देता हूँ, सुन लीजिए आप। आप पता नहीं किसको कहेंगे, ये आप रिजर्व कर लीजिए 23 तारीख के लिए। और शेर ये है, दोस्त बन बन के मिले हमको मिटाने वाले, दोस्त बन बन के मिले हमको मिटाने वाले, हमने देखे हैं कई रंग बदलने वाले। आपको मिलेंगे रंग बदलने वाले। अब एक आखिरी शेर मुझे लगता है कि मीम साहब सुनाकर ही दम लेंगे। मीम साहब आपकी बारी है। आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स को हमने शेर और शायरी में बदल दिया है जी। मैं जबरदस्ती का शायर नहीं हूँ जी। मतलब हम सब जबरदस्ती के शायर हैं, मतलब हम सब जबरदस्ती के शायर हैं। मीम साहब के लिए समाजवादियों का जरूरी है, मोहसिन साहब के लिए मशवरा है मेरा जी। मीम साहब प्लीज, मीम साहब। मैं मोहसिन साहब के लिए मेरा मशवरा है जी कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो,
ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। क्या बात है। चलिए, इससे पहले कि हम अपनी इस खामोशी को तोड़े, हिमानी आइए जरा कुछ और आंकड़े सामने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा हम भी कुछ यहाँ पर फरमा लेते हैं। मुजफ्फरनगर से सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। आप भी अब शेर पढ़ने लगी हैं। नहीं, अभी दीपक तो कवि हृदय हो चुका है, आप भी हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित रहूंगी अजय जी। तो मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो पिछले चुनावों में प्रयोगशाला ये यहाँ बन गया था, तो जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ था, मोदी लहर, तो उसका हमने देखा था असर क्या पड़ा था कि बीजेपी 73 सीटें ले गई थी। संजीव बालियान बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में हैं और 2014 में पहली बार इसी सीट से सांसद बनकर भी आए थे। इनके खिलाफ हालांकि अजीत सिंह चुनावी मैदान में है। लेकिन चलिए, पीलीभीत का अब रुख करते हैं। वरुण गांधी बीजेपी की ओर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस बार सीट बदल गई है, इनकी और इनकी माता जी की सीट जो है वो बदल गई है, अदला बदली हो गई है और ये सीट ये जीतते हुए नजर भी आ रहे हैं वरुण गांधी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुल्तानपुर की, जिनकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेनका गांधी, जो कि बीजेपी की ओर से चुनावी ताल ठोक रही है। कांग्रेस की ओर से संजय सिंह और चंद्रभद्र सिंह बीएसपी की ओर से उनको यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो ये सीटों की अदला बदली का मामला है, ये खुद सुझाव मेनका गांधी ने दिया था, क्योंकि इस सीट पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह गई थी वरुण गांधी की। चलिए अब बात करते हैं फिरोजाबाद सीट की। तो फिरोजाबाद सीट में चंद्रसेन जादौन चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से और ये सीट वो जीतते भी नजर आ रहे हैं। मतलब चाचा भतीजे हिमानी दोनों आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और गाजीपुर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मनोज सिन्हा चुनावी मैदान में है, केंद्रीय मंत्री बीजेपी की ओर से, और साथ ही साथ अफजाल अंसारी बीएसपी की ओर से यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मनोज सिन्हा इस सीट को जीतते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से फर्रुखाबाद की, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। यहाँ पर फर्रुखाबाद सीट की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से मुकेश राजपूत यहाँ से चुनावी मैदान में है, बीएसपी से मनोज अग्रवाल यहाँ पर हैं और कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में है और मुकेश राजपूत इस सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं हमारे एग्जिट पोल में। अजय जी, दीपक उमा जी, अभी जो स्थिति बनती दिख रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, एग्जिट पोल अपना एक तरह से रुझान स्पष्ट कर चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है पिछले साल या उसके पहले के सालों के मुकाबले कितना भिन्न है और इस बार के चुनाव में क्या प्रमुख बात आपको दिखाई दी है? देखिए, 25 साल से दो प्रमुख पार्टियां थी, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती थी और हम जब विश्लेषण करते थे या लिखते थे तो हम कहते थे कि जो ये 25-30 सीटें हैं जो पूर्व, यहाँ मुख्य फाइट जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में है। तो दो बड़े ध्रुव जो एक दूसरे के खिलाफ थे वो एक साथ आए हैं और मुझे लगता है कि एक उत्तर प्रदेश की राजनीति के जहाँ से बीजेपी पैदा हुई है उसके डायनेमिक्स चेंज होने वाले हैं इस इलेक्शन से और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जहां उसका जन्म हुआ है, जहां राम जन्मभूमि में आंदोलन हुआ, वहां उसकी ताकत आपके एग्जिट पोल में आधा हाथ उसका कट रहा है। तो ये जो सिचुएशन होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज उत्तर प्रदेश में पहले भी देखी है। याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 सीट पर आ गई थी, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर खड़ी होती है और 71 सीट लेती है। आप भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए क्या है कि एक किस्म से ये देखना है कि जो जातियों की एकता है ये कितने दिन तक ठहर पाती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो पराजय है और इस पराजय के साथ केंद्र में जो उसकी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश उसके साथ नहीं होगा। ऐसी हालत में उसकी सरकार की, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है जी, अगर इसका उल्टा हुआ तो, क्योंकि हमने जो विश्लेषण देखा है उसके हिसाब से, कुछ एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटें भी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। इस बात की भी प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। आप सिर्फ एग्जिट पोल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए यह डिफाइनिंग मोमेंट होगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से जीतती है तो देश की राजनीति के चक्रव्यूह में जातियों का जो मकर जाल बिछा हुआ है शायद पहली बार वो टूटेगा और मुझे लगता है भारतीय राजनीति के लिए वो सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो भी मंडे, देखिए हम जो नारा लगाते हैं या जो बातें बोलते हैं या जो स्लोगन करते हैं कि दिल्ली की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, मैं कहता हूं कि दिल्ली में जो भी डायनेमिक्स होगी उसका नई सरकार के फॉर्मेशन पे असर पड़ेगा। ये मैं मानता हूं। देखिए, जाति का एक सवाल उठाया बड़ा वाजिब था। देखिए,
1971, 1980, 1984 और 77 ये ऐसे टर्निंग पॉइंट हैं इंडियन पॉलिटिक्स में जब जाति से ऊपर उठ करके एक राष्ट्रीय नागरिक जैसे बोलते हैं नेशनल सिटीजन उसके रूप में भारतीयों ने मतदान किया। अगर मान लीजिए मैं आपकी बात को लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, एसपी और बीएसपी जो कि सोशल इंजीनियरिंग पर टिका हुआ है पूरी तरह से, अगर मान लीजिए उससे ऊपर हट करके यानी उसको ट्रांसेंड कर करके वोटिंग होती है तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात होगी। हालांकि कुछ चीज़ें ठीक भी नहीं हो सकती कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब तो ये होगा तीन पॉइंट होंगे। एक तो विकास का मुद्दा, एक मोदी का चेहरा और तीसरा नेशनलिज्म। ये तीन फैक्टर अगर जाति को न्यूट्रलाइज कर सके। हम बात नहीं कर रहे हैं और वो है ध्रुवीकरण, और इस बारे में मुझे लगता है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। नहीं देखिए, ध्रुवीकरण और जाति दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए ध्रुवीकरण ही वो आधार है जिसके दम पर आप जाति से ऊपर उठकर आप धर्म के नाम पर वोट करते हैं। देखिए अजय जी, यहाँ दो चीज समझिए, एक तो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होता है, एक जाति के नाम पर ध्रुवीकरण होता है। लेकिन इंडियन कास्ट सिस्टम जो उसमें इतने लेयर हैं कि आप वहां पर उसको पोलराइज कर ही नहीं सकते। जैसे बैकवर्ड है, अब बैकवर्ड में कितने लेयर्स हैं। चलिए यही सवाल रजा साहब के सामने रखते हैं। रजा साहब, आपकी पार्टी के ऊपर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा आप अजय। रजा साहब, आपकी पार्टी के ऊपर यह आरोप पूरे चुनाव के दौरान या उसके पहले भी लगातार लगता रहा, आपकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। आप हर कीमत पर यह साबित करना चाहते हैं कि आज मुसलमान नहीं हिंदू खतरे में है, और इसके दम पर जाति से ऊपर उठकर हिंदू धर्म को बचाने के लिए लोग वोट करते हैं। रजा साहब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो एक राष्ट्रवाद है वो विकास को लेकर राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखी है। हमने 50% से ऊपर वोट को लेकर हम आए हैं। सारे जातियों के बंधन को मोदी जी के विकास और विश्वास ने तोड़ा है। हमने कभी संप्रदायवाद की राजनीति नहीं की है। संप्रदायवाद की और तुष्टीकरण की राजनीति सपा अमित जमाई से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, मैं पूरी तरह से कह सकता हूं। मैं मोहसिन साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। एक सवाल, देखिए जब आप कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि वो मुसलमानों को अपील करते हैं, तो ठीक एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आप पर यही आरोप लगा सकता हूं कि आप हिंदुओं को अपील कर रहे हैं। सवाल इंडियन सिटीजन का, फिर भी पूरे हिंदुओं का वोट सर कहां पाते हैं? अगर ये पूरे हिंदुओं का वोट पा जाए तो अजय पार्टी बन जाएगी इसके अंदर। अपील कर रहे हैं। नहीं, अरे सर, मैं तो देशवासियों से अपील करता हूं। देखिए मेरा ये कहना है, देश में जाति संप्रदायवाद इससे उठकर मोदी जी ने राजनीति करी है। आज मोदी जी का, आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में मोदी जी का तिरंगा और जोशी जी, मोहसिन जी, राष्ट्रवाद पर आपकी मोनोपोली नहीं है। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन एसेट है, यानी इट इज ए नेशनल एसेट। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका राष्ट्रवाद और हमारा राष्ट्रवाद? अमित जमाई साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जमाई साहब प्लीज इसका जवाब दें। अमित जमाई साहब, आप सब आते हैं उसमें। अमित जमाई साहब, अरे हम भी तो राष्ट्रवादी हैं भाई, ये आप कैसे हमको राष्ट्रवादी होना होगा तो आपको इनकी बात कहनी होगी, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं होगी। नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सवाल ये है मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता जो है वो सब राष्ट्रवादी है। आप जो है सारी भारतीय जनता पार्टी के आप जो है ऐसा क्यों देश को बताने की कोशिश करते हैं कि इस देश में राष्ट्रवाद जो है 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। क्या राष्ट्रवाद हमारे संविधान में, हमारे संविधान की मूल भावना नहीं है? राष्ट्रवाद, आतंकवाद, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राष्ट्रवाद में निहित नहीं है। जो हमारी आजादी के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं, हमारा राष्ट्रवाद की बात नहीं करता, राष्ट्रवाद की कहीं बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं होती, कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ मोहसिन रजा साहब तो है उसमें, मोहसिन रजा साहब है उसके अंदर। राष्ट्रवाद की चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के न प्रीफेस में है न पूरे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं है। मेरे ख्याल से ये एक भावना है और उस भावना का पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में बीजेपी उसका इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन एक शब्द है जो इन चुनाव के अंदर मुझे नहीं सुनाई दिया और वो शब्द है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए। मेरे ख्याल से ये फ्रेज अब भारतीय राजनीति के अंदर से वैनिश आउट होता जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है।
बिल्कुल। वो प्रो मुस्लिम बात नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से ये भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। ये भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। सेक्युलरिज्म और इफ्तार पार्टी, ये दो चीजें पिछले 5 साल में गायब होती दिखाई दी हैं। उसके लिए क्रेडिट, उसके लिए अगर क्रेडिट किसी एक को जाना चाहिए तो मोदी जी को जाना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर चर्चा को खत्म करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहस को बहुत लंबी ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रवाद को किस तरीके से आज परिभाषित किया जा सकता है। इस पर अगर आप 10-15 किताबें भी लिख दें तब भी शायद आज कम नहीं होगा। लगातार न्यूज़ नेशन पर हम आकलन करते रहे हैं। दीपक, और मेरे ख्याल से राष्ट्रवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस राष्ट्रवाद की डेफिनेशन हर आदमी अपने हिसाब से निकाल सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इस मुद्दे को एक पैकेज के तौर पर इलेक्शन में चलाया गया, कितना असर डालेगा, कितना परिवर्तित करेगा, भारतीय सामाजिक चेतना पर इसका क्या असर होगा, इन सब सवालों के जवाब हम आपको न्यूज़ नेशन पर देंगे। और भूलिएगा मत, कल भी हमारा कंटिन्यूड कवरेज होता रहेगा और कल शाम को हम दिखाएंगे देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल, और परसों हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देश भर में हलचल है नई सरकार को बनने को लेकर। और 23 तारीख को भूलिएगा मत, 6 बजे से सबसे तेज, सबसे अलग, सबसे अनोखे नतीजे आपको न्यूज़ नेशन पर ही देखने को मिलेंगे।